हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 7, दैट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 32 तक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख लिए थे। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। चलो। अमन, नमन एंड रमन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तीन पार्टनर्स उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। ऑन 31 मार्च 2021 दैट बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। तो 31 मार्च 2021 को उनकी बैलेंस शीट क्या थी? तीनों के कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, ठीक है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की गुल्लक से अगर कुछ क्लेम नहीं आता है तो पूरी की पूरी गुल्लक हम पार्टनर्स में बांट देंगे। जनरल रिजर्व के एक आइटम दिया हुआ है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को हम हाथ नहीं लगाएंगे, आउटसाइड लाइबिलिटी एंड क्रेडिटर्स दिया हुआ है। असेट साइड पे फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, डिफर्ड रेवेन्यू मतलब कचरा आइटम दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम राइट ऑफ करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। चलो। नमन डाइड ऑन 30 जून 2021। तो इसमें से किसकी डेथ हो रही है? नमन की डेथ हो रही है। कब? 30 जून को। मतलब उसने इस अकाउंटिंग ईयर में कितना सर्व किया? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने ही सर्व किया है। According to the partnership deed, his legal heirs were entitled to balance in his capital account. His share of goodwill will be calculated on the basis of thrice the average of the past 4 years' profits, and his share in profits up to the date of death on the basis of average profits of the last 2 years. ठीक है, तो गुडविल में उसका शेयर निकालना है, प्रॉफिट में उसका शेयर निकालना है, उसका बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट देना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% पर एनम के हिसाब से अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। ठीक है, मतलब हम 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। द फर्म प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 4 years एंडेड 31 मार्च वर। तो 4 साल का प्रॉफिट दे दिया, बस इसका एवरेज निकालना रहेगा। नमन्स एक्सिक्यूटर वॉज पेड द सम ड्यू इमीडिएटली। प्रिपेयर नमन्स कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू हिज लीगल हेयर्स। ठीक है, तो नमन का कैपिटल अकाउंट क्या दिखाएगी फर्म? उसके लीगल हेयर्स को वो हम बना लेते हैं। तो नमन्स कैपिटल अकाउंट बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। चलो आप लोग देखते हैं पहले कर पाते हो क्या इस क्वेश्चन को जल्दी से। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? ओपनिंग बैलेंस लेंगे, ठीक है। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में कितना बैलेंस था नमन का? 7 लाख। तो 7 लाख का कैपिटल था, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा इस साल, ठीक है। सबसे पहले बैलेंस शीट वाले आइटम्स को हम बांट देते हैं। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का कोई भी क्लेम अराइज नहीं हुआ तो पूरा 50,000 का केक आइटम हम बांट देंगे, ठीक है। और नमन को कितना मिल जाएगा इसमें से? 2/5, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो 50,000 में से 2/5 हिस्सा नमन का होगा, तो ये हो जाएगा 20,000। इसी तरह से ये केक आइटम भी बांटेंगे 2 लाख। जनरल रिजर्व, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, तो 2 लाख रुपए का केक आइटम है, उसमें 2/5 हिस्सा किसका है? नमन का है। तो 2 लाख इंटू 2/5 कितना हो जाएगा? 80,000। नेक्स्ट, इसके बाद असेट साइड पे कचरा आइटम है 50,000 का, इसको भी राइट ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं टू एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा? 50,000 इंटू 2/5, ठीक है। तो ये कचरा आइटम हम राइट ऑफ कर देंगे नमन के कैपिटल अकाउंट में, तो ये भी हो जाएगा 20,000, ठीक है। चलिए, तो बैलेंस शीट वाली चीज़ें हमने ले ली सारी। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट्स पे। तो बैलेंस इन इस कैपिटल अकाउंट हमने ले लिया था जो पिछले साल का था। अब उसका शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं। हिज शेयर ऑफ गुडविल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस द एवरेज ऑफ द पास्ट 4 years प्रॉफिट्स, ठीक है।
तो उसका शेयर ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे? इसका मतलब देखो, आप एक चीज़ समझो, क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है हमें निकालना पड़ेगा पिछले 4 साल का। हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं फर्म की गुडविल कितनी होगी। फर्म की गुडविल होगी, इन 4 साल के प्रॉफिट को ऐड करो, 2,40,000, 4,00,000, 2,40,000 प्लस 4,00,000 प्लस 5,20,000 प्लस 4,40,000 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपका कितना आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। इसमें हमें कितना मल्टीप्लाई करना है, इसकी थ्राइस वैल्यू होगी फर्म की गुडविल, और उसमें शेयर हम निकालेंगे किसका, नमन का। तो ये कितना हो जाएगा 2,40,000 प्लस 4,00,000 प्लस 5,20,000 प्लस 4,40,000 डिवाइडेड बाय 4। तो 4,00,000 रुपये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया, इंटू 3 कितना हो जाएगा 12,00,000। तो 12,00,000 फर्म की गुडविल आ गई। तो नमन्स शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा 12,00,000 का 2/5, तो ये हो जाएगा 4,80,000। तो 4,80,000 का कॉम्पनसेशन कौन देंगे, जो गेनिंग पार्टनर्स थे, अमन और रमन। ठीक है, किस रेशियो में देंगे, तो क्लियरली नमन की डेथ हो रही है तो रिमेनिंग पार्टनर्स में एग्जिस्टिंग रेशियो में वो लोग गेन करेंगे। ठीक है, और वही उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। तो अमन और रमन का एग्जिस्टिंग रेशियो क्या है, 2:1 है। ठीक है, तो 2:1 ही उनका गेनिंग रेशियो भी बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2:1 अमन एंड रमन। ठीक है, तो 4,80,000 का 2/3 जो है वो कौन देगा, अमन, दैट इज 3,20,000, एंड 1/3 कौन देगा, रमन, दैट इज 1,60,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3,20,000 एंड 1,60,000। ठीक है, तो ये मिल जाएगा किसको, नमन को। तो बाय अमन्स कैपिटल अकाउंट एंड बाय रमन्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया आपका गुडविल का एडजस्टमेंट, जो गुडविल का कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए था। ठीक है, जो शेयर ऑफ गुडविल था डिजीज पार्टनर का वो दे दिया गेनिंग पार्टनर्स ने उसको। अब आ जाते हैं शेयर इन प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 2 ईयर्स। ठीक है, तो पिछले 2 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर सेकेंड वर्किंग नोट हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, ये भी वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, अब जो शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे वो हम किसके अकाउंट के थ्रू देंगे, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट से देंगे। तो बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, ये हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 में। तो लास्ट 2 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं नमन्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 5,20,000 प्लस 4,40,000 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो पिछले 2 साल का प्रॉफिट, एक है आपका 2020 का और 2021 का, 2 साल का प्रॉफिट ले लिया आपने। तो ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने मंथ्स नमन ने सर्व किया। तो नमन की डेथ हो रही है, देखो कब हो रही है, जून में। तो अप्रैल में जून उसने 3 महीने सर्व किया, तो इसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे 3 महीने का निकाल लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय नमन का शेयर कितना है,
तो नमन का शेयर हो जाएगा यहाँ पे 2/5, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, 5,20,000 प्लस 4,40,000 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज प्रॉफिट आ गया 4,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/12, 1,20,000 इंटू 2/5, 48,000। तो 48,000 रुपीज़ जो है वो शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा नमन का, जो हम उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं, हमने सारे एडजस्टमेंट्स ले लिए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बचा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम होगा अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी से देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट, और ये हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% से देना है। तो देखो ओपनिंग बैलेंस कितना था, 7 लाख था। 7 लाख पे 12% से 12% पर एनम मतलब एनुअल इंटरेस्ट है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 मंथ से, 3/12 से, क्योंकि उसने 3 महीने ही सर्व किया है। तो 7 लाख इंटू 12% इंटू 3/12 कितना हो जाएगा, 21,000। चलिए तो हम लोगों ने सारी चीज़ें ले ली हैं। अब हम क्लोज कर देते हैं नमन का कैपिटल अकाउंट, उससे हमारा निकल जाएगा कि कितना अमाउंट ड्यू हुआ है, जो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। चलो तो क्रेडिट साइड पे कितना हुआ, 7 लाख का कैपिटल अकाउंट था, प्लस 20,000 वर्कमैन कॉम्पनसेशन से मिला, प्लस 80,000 जनरल रिजर्व में से मिला, प्लस 3,20,000 एंड 1,60,000 गुडविल का मिला, 48,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला एंड 21,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला। तो 13,49,000 मिल गया, माइनस 20,000 का सस्पेंस अकाउंट राइट ऑफ किया, तो 13,29,000 क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे जो अमाउंट ड्यू हुआ है। तो टू नमन्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो ये हो गया आपका नमन का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अमाउंट ड्यू टू नमन्स एग्जीक्यूटर 13,29,000 होगा, ठीक है। बाकी आपने नमन शेयर ऑफ प्रॉफिट 48,000 आ गया एंड नमन का शेयर ऑफ गुडविल 4,80,000 आ गया। देखो यही हमारे वर्किंग नोट्स हैं, समझ में आ रहा है। तो नमन का कैपिटल अकाउंट देख लो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, और वर्किंग नोट्स भी देख लो, फर्म्स गुडविल एंड नमन शेयर ऑफ प्रॉफिट, कि नमन का गुडविल और प्रॉफिट हमने निकाल लिया और ये पूरा कैपिटल अकाउंट बना लिया है। जल्दी से इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। द बैलेंस शीट ऑफ एक्स, वाई एंड जेड एज एट 31 मार्च 2020 वॉज। तो यहाँ पर बैलेंस शीट दी हुई है, देखो क्या क्या दिया है एक्स वाई जेड की बैलेंस शीट में। बिल्स पेबल लाइबिलिटी साइड पे दिया है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, तो ये आउटसाइड लाइबिलिटी है, इसको हम हाथ भी नहीं लगा सकते। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की गुल्लक दी हुई है, तो अगर इसके अगेंस्ट कोई क्लेम आता है वर्कर्स से तो वो क्लेम एडजस्ट करके रिमेनिंग अमाउंट हम गुल्लक का बांट देंगे, वरना अगर कोई क्लेम नहीं आता तो पूरा का पूरा अमाउंट हम बांट देंगे पार्टनर्स में, ठीक है। जनरल रिजर्व केक आइटम, इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लोन्स और कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं। चलिए असेट साइड पे देखते हैं, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब असेट साइड पे P&L अकाउंट दिखा रहे हैं, मतलब डेबिट बैलेंस है, कचरा आइटम है ये, ठीक है, जिसको हमें राइट ऑफ करना होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। चलिए द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 3:2:1, तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1। इसमें से किसकी डेथ हो रही है, जेड की डेथ हो रही है। तो जेड डाइड ऑन 31 जुलाई 2020, मतलब जेड ने इस अकाउंटिंग ईयर में कितने महीने सर्व किया, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने सर्व किया, ठीक है। तो सारी चीज़ें प्रॉफिट वगैरह हम 4 महीने के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली निकालेंगे। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट ए गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द 5 years एवरेज प्रॉफिट। तो 5 साल का एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कर देंगे तो गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगा। उसमें जेड का शेयर कितना होगा, उसको कॉम्पनसेशन देंगे गेनिंग पार्टनर्स, ठीक है। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वर 24,000, 16,000, 20,000, 10,000 एंड 5,000, ठीक है। तो 5 साल का प्रॉफिट दे दिया है। द डिजीज पार्टनर टू बी गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल के जो प्रॉफिट है
उसको बेसिस मान के हमको इस साल का प्रोपोर्शनेटली प्रॉफिट कितना होगा Z का, वो हमें निकालना होगा। The assets has been revalued as stock 10,000, debtors 15,000, furniture 1,500, plant and machinery 5,000, building 35,000 and bills receivable for rupees 600 was found worthless। ठीक है, तो ये बेसिकली रीवैल्यूएशन हुआ है एसेट्स लाइबिलिटीज़ का, तो इसके थ्रू हम रीवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है या प्रॉफिट वो निकाल लेंगे और वो पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। A sum of 12,233 was paid immediately to Z's executors and the balance to be paid in 2 equal annual installments। 2 equal annual installment में बचा हुआ अमाउंट हमें पे करना है, together with interest at the rate 10% per annum on the amount outstanding। Give journal entries and show the Z's executors accounts till it's finally settled। ठीक है, तो यहाँ पर journal entries तो आप सबको देखनी ही है। ठीक है, Z का एग्जीक्यूटर अकाउंट स्पेसिफिकली अगर आपके सिलेबस में आ रहा है तो आपको देखना है, नहीं आ रहा है तो आपको इग्नोर करना है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा बाकी जो वर्किंग नोट्स वगैरह बनेंगे उसमें आपका डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके ऑलरेडी सिलेबस में है तो ये आपको देखनी ही है। ठीक है, बस एग्जीक्यूटर अकाउंट जो है वो आपको आपके सिलेबस में अगर नहीं आ रहा है तो आपको इग्नोर करना है। अदर देन दैट बाकी आपको सारी चीज़ें इस क्वेश्चन की देखनी है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज से और साइमल्टेनियसली हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट्स भी बनाते जाएंगे। सबसे लास्ट में हम फिर प्रिपेयर करेंगे एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर Z की डेथ कब हो रही है, 31 जुलाई 2020, तो सारी एंट्रीज हम 31 जुलाई 2020 की कर देंगे। चलो, तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं बैलेंस शीट आइटम्स का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर बैलेंस शीट आइटम्स में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 6,000, ठीक है, इसके अगेंस्ट कुछ भी क्लेम नहीं आ रहा, तो पूरी गुल्लक को फोड़कर ये 6,000 रुपये हम तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे। किस रेशियो में, 3:2:1 के रेशियो में। तो यहाँ पर लिख देते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, 6,000, तो गुल्लक फोड़कर 6,000 निकला, तीनों पार्टनर्स को बांट देंगे टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 3:2:1 के रेशियो में। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,000, 2,000 एंड 1,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बीइंग वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पहला आपने बैलेंस शीट की जर्नल एंट्री पास कर ली। सेकेंड एंट्री क्या पास करोगे, अगेन ये जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने का, केक आइटम को हम बांट देंगे तीनों पार्टनर्स में। तो यहाँ पर फिर से एंट्री कर लेते हैं। सेकेंड एंट्री हो जाएगी आपकी जुलाई 31 को जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 6,000 का केक आइटम है, इसको तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो किस रेशियो में बांट देंगे, 3:2:1, तो 3,000, 2,000 एंड 1,000। तो बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये दो एंट्रीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट बैलेंस शीट का और कौन सा आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो दिया हुआ है कचरा आइटम, इसको हमें राइट ऑफ करना है। ठीक है, तो इसका बैलेंस है डेबिट, इसको मारने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, और डेबिट क्या कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट
तो यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी जुलाई 31 को एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो कचरा आइटम आपका कितने अमाउंट का है, देखो 6000 का ही है, तो 6000 को राइट ऑफ कर देंगे 3:2:1 के रेशियो में, तो ये हो जाएगा 3000, 2000 और 1000 से डेबिट, और 6000 का जो कचरा आइटम था उसको हमने राइट ऑफ कर दिया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिटर्न ऑफ, ठीक है। आ गया समझ में इतना? तो बैलेंस शीट के तीनों आइटम्स हो गए। अब इसके बाद आ जाते हैं हम एडजस्टमेंट्स पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं रीवैल्यूएशन वाला एडजस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, इसके लिए एक हम बना लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये हमारे हो जाएंगे वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स में अब देखो हम क्या क्या बनाने वाले हैं। वर्किंग नोट्स में सबसे पहला हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट डिजीज्ड पार्टनर का, दैट इज जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जिससे हम निकालेंगे कि एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट ड्यू आ रहा है। सेकंड हम बना लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड वर्किंग नोट। तो यहाँ पर जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, छोटा सा। तो ये हो जाएगा हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये लिख लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो जाएगा आपका डेबिट साइड और ये हो जाएगा क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। चलो तो आ जाते हैं रीवैल्यूएशन की एंट्रीज कर लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है देखो ध्यान से। द असेट्स हैव बीन रीवैल्यूड एज स्टॉक 10,000, ठीक है। तो अब एक एक करके एसेट से कंपेयर करते जाते हैं। स्टॉक था 9,000 का, अब उसकी वैल्यू बढ़कर हो गई है 10,000, ठीक है। मतलब 1000 से असेट की वैल्यू बढ़ गई, मतलब फ़ायदा है। तो इसको क्या करेंगे हम, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 1000 से बढ़ गई है, तो बाय स्टॉक अकाउंट। नेक्स्ट इसके बाद डेटर्स 15,000, ठीक है। तो सन्ड्री डेटर्स कितने थे, 16,000 के, बट अब वैल्यू कितनी हो गई 15,000, मतलब 1000 से डेटर्स की वैल्यू कम हो गई है, तो मतलब नुकसान है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा 1000 टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखो फर्नीचर 1500 का हो गया है, और फर्नीचर था कितना 2000 का, मतलब 500 रुपये से फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 5000 की थी, और प्लांट एंड मशीनरी वैसे 6500 की थी, बट अब 5000 की हो गई है, मतलब 1500 से प्लांट एंड मशीनरी की भी वैल्यू कम हो गई है। तो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं 500 से हमारा फर्नीचर कम हो गया है, तो नुकसान है। डेबिट साइड में लिख देंगे टू फर्नीचर अकाउंट। 1500 से हमारी प्लांट एंड मशीनरी कम हो गई है, अगेन नुकसान है, तो डेबिट साइड में लिख देंगे
टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 1500। चलिए नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं, बिल्डिंग 35,000 की हो गई है, ठीक है। तो बिल्डिंग कितनी थी, 30,000 की थी, अब लेकिन 35,000 क्योंकि मतलब 5,000 से बढ़ गई है, फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अब बिल्स रिसीवेबल फॉर 600 वॉज फाउंड वर्थलेस, तो यहाँ पे जो बिल्स रिसीवेबल दिए हुए हैं इसमें से 500 रुपये का बिल रिसीवेबल वॉज फाउंड वर्थलेस, जिसकी कोई वर्थ नहीं है, सॉरी 600 का, ठीक है। तो 600 से हम बिल रिसीवेबल को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो 5,000 से बिल्डिंग बढ़ रही है तो फ़ायदा है, तो 5,000 क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। और 600 रुपये से बिल्स रिसीवेबल वर्थलेस फाउंड हुआ तो उसको हम ख़त्म कर देंगे, तो हमारा असेट कम हो रहा है, नुकसान है, डेबिट साइड में लिख देंगे। तो ये आपके रीवैल्यूएशन से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब इसको क्लोज कर लेते हैं। चलो, तो क्लियरली एज यू कैन सी आपका फायदा वाला साइड दैट इज क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 6,000 आ रहा है। 6,000 में से जब आप सारे नुकसान माइनस करोगे, -1,000, -500, -1,500 एंड -600, तो आपका रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट कितना बचेगा, 2,400, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 गेन ऑन रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट 2,400 रुपये, ठीक है, जिसको हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो एक्स, वाई और जेड तीनों को कितना कितना मिलेगा, 2,400 को 3:2:1 के रेशियो में बांटो, ये हो जाएगा, एक्स को मिलेगा 1,200, वाई को मिलेगा 800 एंड जेड को मिलेगा 400, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर चेक कर लेते हैं हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट पे गेन आ रहा है आपका 2,400 रुपये, बिल्कुल परफेक्टली आ चुका है। अब इस रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो आपने वर्किंग नोट बनाया है, इससे रिलेटेड हम यहाँ पर फटाफट जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम डेबिट कर लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है किन किन कारणों से, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट टोटल डेबिट हो रहा है आपका कितने से, देखो 1,000 + 500 + 1,500 + 600, 3,600 से डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट लिख लेते हैं 3,600। और किन किन कारणों से हो रहा है, 2 सन्ड्री डेटर्स अकाउंट 1,000 से, सन्ड्री डेटर्स कम हो रहे हैं 1,000 से। देन फर्नीचर 500 से, प्लांट एंड मशीनरी 1,500 से, 2 फर्नीचर अकाउंट 500, 2 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 1,500, ठीक है। एंड इसके अलावा बस आपका ये बचा है 600 से बिल्स रिसीवेबल, तो 2 बिल्स रिसीवेबल 600, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर लिया, जितने भी नुकसान हुए थे उनसे। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किन किन कारणों से, स्टॉक के कारण 1,000 से और बिल्डिंग के कारण 5,000 से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 1,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5,000,
ठीक है। तो रीवैल्यूएशन बढ़ जाएगा कितने से, 6000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 6000। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बीइंग इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स credited to revaluation account। ठीक है। तो अब 6000 से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और डेबिट हो रहा है 3600 से, तो आपका बैलेंसिंग फिगर कितना बचा, 2400। तो 2400 बेसिकली क्या आ गया आपका, नेट गेन ऑन रिवैल्यूएशन। तो इस गेन ऑन रिवैल्यूएशन को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2400 to excess capital account to Y's capital account to Z's capital account। ठीक है। तो इसको 3:2:1 के रेशियो में बांटा तो ये कितना आ जाएगा, 1200, 800 and 400। being gain on revaluation transferred to partners capital account। ठीक है। तो ये आपके पूरे रीवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट्स भी कंप्लीट हो गए। ठीक है। तो यहाँ पर हमने गेन ऑन रीवैल्यूएशन निकाल लिया पूरा वर्किंग नोट बनाकर और उसकी पूरी जर्नल एंट्रीज भी पास कर ली। ठीक है, समझ में आ रहा है, इस अभी तक कोई डाउट तो नहीं है। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम गुडविल के कैलकुलेशन पे। तो गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, जल्दी से लिख लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3 हमारा हो जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 3 फर्म्स गुडविल। तो फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा 5 सालों का, वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कितना कितना है देख लेते हैं, 24,000, 16,000, 20,000, 24,000, 16,000, प्लस 20,000। ठीक है। 3 साल का प्रॉफिट हो गया प्लस 2 साल का और प्रॉफिट कितना बचा, 10,000 और 5,000। ठीक है। तो 10,000 और 5,000। ये 5 साल का प्रॉफिट हो गया, डिवाइडेड बाय 5 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3। ठीक है। तो 24,000 प्लस 16,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है। तो आ जाएगा 15,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 45,000। तो फर्म की गुडविल कितनी आ गई 45,000। आ रहा है समझ में। ठीक है, अभी तक कोई डाउट तो नहीं है। तो फर्म की गुडविल आपकी आ गई 45,000 ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज एंड 5 years एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। अब इसमें से जेड का शेयर कितना होगा, ध्यान से देखो, 1/6 होगा। ठीक है। और रिमेनिंग पार्टनर्स जो है एक्स और वाई, ठीक है, इनका कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है। तो इनका जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है 3:2 एग्जिस्टिंग रेशियो है, यही इनका क्या बन जाएगा गेनिंग रेशियो, और यही उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्टली अब निकाल लेते हैं पूरा गुडविल का कैलकुलेशन। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं जेड्स शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 45,000 में का 1/6 हिस्सा, तो ये हो जाएगा 7,500।
दैट मीन्स 7500 जो है गुडविल में मेहनत का हिस्सा किसका है, जेड का है, जिसका कॉम्पनसेशन उसको कौन देंगे, गेनिंग पार्टनर्स, किस रेशियो में, एक्स और वाई देंगे, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, दैट इज 3:2। ठीक है, तो 7500 का 3/5 हिस्सा जो है वो एक्स देगा, दैट इज 4500, एंड 2/5 हिस्सा जो है वो वाई देगा, दैट इज 3000। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया इतना। यहाँ पर क्लियरली हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, गुडविल के एडजस्टमेंट की। आ जाते हैं यहाँ पर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय 4500, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय 3000 टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा, 7500। ठीक है, तो 7500 का जो गुडविल का शेयर था उसका कॉम्पनसेशन गेनिंग पार्टनर्स दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बीइंग गुडविल एडजस्टमेंट मेड। ठीक है, तो गुडविल का भी एडजस्टमेंट हमने कर लिया, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट बढ़ रहे हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने पर। तो डिजीज पार्टनर टू बी गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द प्रीवियस ईयर। तो उसकी डेथ हो रही है 31 जुलाई 2020, मतलब यहाँ पर क्लियरली 2019-20 का जो प्रॉफिट है दैट इज 24,000। तो अब ये गलती मत कर देना कि अच्छा ये लास्ट में दिया तो ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट होगा, ईयर देखना बहुत ज़रूरी है। मार्च 2020 का प्रॉफिट, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 24,000। तो 24,000 के बेसिस पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट। चलिए तो यहाँ पर हम वर्किंग नोट बना लेते हैं जल्दी से। फोर्थ वर्किंग नोट हमारा बन जाएगा जेड्स शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर हम मान के चल रहे हैं कि पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो इसी साल, वो भी इस साल होने वाला है, उसी को बेस लेके चल रहे हैं, तो 24,000 पूरे 12 महीने का प्रॉफिट है। लेकिन जेड ने सर्व किया है इस अकाउंटिंग ईयर में सिर्फ 4 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई, तो 4 मंथ्स का कितना होगा वो निकाल लेंगे, और उसमें जेड का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, वो 4 महीने के प्रॉफिट में जेड का हिस्सा होगा 1/6। तो यहाँ पर क्लियरली कितना आ जाएगा, 24,000 इंटू 4/12 इंटू 1/6, तो ये आ जाएगा 1333। ठीक है, तो 1333 जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा, जो उसको हम देंगे उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें एक भाई अकाउंट खोलना पड़ेगा, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1333। बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट credited to deceased partners capital account। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई कहानी। तो ये आपने शेयर ऑफ प्रॉफिट भी दे दिया। चलिए इसके बाद देखते हैं और क्या एडजस्टमेंट्स हैं। तो सारे एडजस्टमेंट्स ले लिए, बस अब एग्जीक्यूटर वाला एडजस्टमेंट बचा हुआ है। चलिए तो सबसे पहले अब हम अपना एक वर्किंग नोट जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं जर्नल एंट्रीज को देखते देखते, दैट इज जेड्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारा टोटल अमाउंट ड्यू टू एग्जीक्यूटर आ जाएगा। तो सबसे पहली शुरुआत इसकी करेंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से। तो जेड का कैपिटल अकाउंट पिछले साल क्लोजिंग बैलेंस शीट में, लास्ट ईयर की अकाउंटिंग ईयर की बैलेंस शीट में 31 मार्च 2020 को कितना दिया हुआ है, 12,000। ठीक है, चलो तो 12,000 लिख लेते हैं। अब बहुत इजी हो गया है, सिर्फ हमें जर्नल एंट्रीज देख के पोस्ट करते जाना है। फिर हमने क्या बांटा, देखो अब ध्यान से एक एक करके जर्नल एंट्री। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बांटा, जिसमें से जेड को कितना मिला, 1,000। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट
कितना मिला 1000, ठीक है। देन जनरल रिजर्व में कितना मिला 1000 मिला जेड को, एंड देन जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ 1000 से, क्योंकि पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हमने राइट ऑफ किया। चलिए तो ये सारी एंट्रीज कर लेते हैं। बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 1000, ठीक है, और जेड का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे 1000 से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को राइट ऑफ करने के लिए, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1000। तो यहाँ तक हमने सारी एंट्रीज पोस्ट कर ली। अब इसके बाद नेक्स्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट आपने पूरा बनाया था, जिसके कारण क्या आया, गेन आया 2400 का, जिसमें से 400 रुपये किसको दे दिए, जेड को दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना 400 रुपीज़ जेड को मिल जाएगा, ये आपने गेन ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट देखो गुडविल का एडजस्टमेंट 7500 जेड को मिल रहा है, 4500 एक्स से मिल रहा है और 3000 वाई से मिल रहा है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4500 और 3000, तो ये हो जाएगा आपका बाय एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी बाय एक्सेस कैपिटल अकाउंट, एंड ये हो जाएगा बाय वाइस कैपिटल अकाउंट। तो ये आपने गुडविल का जो कॉम्पनसेशन था गेनिंग पार्टनर्स ने जेड को दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट 1333 क्रेडिट होगा, तो 1333 यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये हो जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए। अब हम क्लियरली क्या निकाल सकते हैं कि टोटल अमाउंट ड्यू कितना आ रहा है, एक्स का कितना अमाउंट बनता है। तो 12000 उसका ओपनिंग बैलेंस था कैपिटल का, प्लस 1000 का वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व मिला इस साल, प्लस 1000 का जनरल रिजर्व मिला, प्लस 400 रुपये का रिवैल्यूएशन गेन, प्लस 4500 एंड 3000 का गुडविल कॉम्पनसेशन, एंड प्लस 1333 का प्रॉफिट एंड लॉस शेयर मिला। तो 23,233 हुआ। इसमें से माइनस किया 1000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो राइट ऑफ किया था, तो 22,233 अमाउंट ड्यू हो गया। बट जेड की तो डेथ हो चुकी है, तो क्या करेंगे, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो टू जेड्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में जो अमाउंट ड्यू था ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आपका ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 22,233। चलिए तो ये आपका जेड का पूरा कैपिटल अकाउंट बन गया। सारे एडजस्टमेंट्स के बाद आपने ये निकाल लिया कि जेड के एग्जीक्यूटर को आपको कितना देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसी चीज़ की हम एंट्री कर लेते हैं जल्दी से, जर्नल एंट्री। तो क्या एंट्री हो जाएगी हमारी, हम क्या कर रहे हैं, जेड के कैपिटल अकाउंट से जो अमाउंट ड्यू था उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं जेड के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 22,233 टू जेड्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 22,233। तो बीइंग अमाउंट ड्यू टू जेड ट्रांसफर्ड टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर आपको एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, देखो ध्यान से क्या बोला गया है, अ सम ऑफ 12,233 वॉज पेड इमीडिएटली टू जेड्स एग्जीक्यूटर्स, ठीक है। तो भले ये 12,233 पे कर दिया हमने तुरंत, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डायरेक्टली यहाँ पर टू बैंक अकाउंट दिखाना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप जेड को पे नहीं कर रहे हो, आप जेड के एग्जीक्यूटर्स को पे कर रहे हो, ठीक है। तो एक प्रॉपर वे क्या होगा कि पहले जितना अमाउंट ड्यू निकला है जेड का उसको पहले आप ट्रांसफ़र करोगे जेड के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। चलो तो इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ये हमारा एक मेन सोल्यूशन का पार्ट हो जाएगा। जेड्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर 31 जुलाई
2020 डेट डाल देते हैं हम 31 जुलाई 2020 को बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने टोटल कितना अमाउंट ड्यू था जेड का वो आपने ट्रांसफर कर दिया एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में 22,233। समझ में आ रहा है? फिर अब बोल रहे हैं कि वो तुरंत आपने उसी दिन पेमेंट कर दिया था, तो 31 जुलाई 2020 को आपने ये इसको बिल्कुल लोन अकाउंट की तरह ट्रीट करना है। तो इतने अमाउंट में से आपने पेमेंट कितना कर दिया टू बैंक अकाउंट, कितना पेमेंट कर दिया था 12,233 था आई थिंक, देख लेते हैं एक बार। तो 12,233 आपने पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 12,233 टू बैंक अकाउंट। तो सेम डे 31 जुलाई को अमाउंट ड्यू था 22,233 जो आपने एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, उसमें से 12,233 आपने पे कर दिया। अब कितना बचा, अगर इसमें से 12,233 पे कर दिया तो अब सिर्फ 10,000 का अमाउंट ड्यू है, ठीक है, जो एग्जीक्यूटर्स को देना बाकी है। चलो तो इसकी भी हम एक जर्नल एंट्री कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी यहाँ पर जुलाई 31 जेड्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बीइंग पेमेंट मेड टू एग्जीक्यूटर्स, कितना हो जाएगा 12,233 12,233। चलिए तो आ जाते हैं अब हम एग्जीक्यूटर अकाउंट पे और एक एक करके सारे एडजस्टमेंट्स करते जाते हैं। पहले पढ़ लेते हैं क्या बोला गया है, ध्यान से देखो। 12,233 इमीडिएटली पे करेंगे, तो 22,233 में से जब आप 12,233 इमीडिएटली पे कर दोगे तो बचेगा कितना 10,000 रुपये। अब इस 10,000 रुपये को आपको बैलेंस जो है अमाउंट उसको पे करना है 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में, तो 5,000 5,000। ठीक है, एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब एक एक साल बाद आपको ये पे करना है। ठीक है, एक एक साल में पे करना है, प्लस 10% इंटरेस्ट पे ऑन द अमाउंट आउटस्टैंडिंग। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया? तो अगर 31 जुलाई को ये 10,000 का अमाउंट ड्यू है, 31 जुलाई 2020 को ये अमाउंट ड्यू है, तो पहली इंस्टॉलमेंट आपकी 5,000 प्लस इंटरेस्ट कब बनेगी? पहली इंस्टॉलमेंट आप दोगे 31 जुलाई 2021 को, ठीक है, एंड दूसरी इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट जो भी होगा 31 जुलाई 2022 में दोगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो बस इसके अकॉर्डिंगली फटाफट एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर हमारी अगली इंस्टॉलमेंट तो बन रही है अगले साल, तो यहाँ पर हमारा जो ये वाला साल कंप्लीट हो रहा है तब तक का इंटरेस्ट हम ड्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 31 मार्च 2021 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, तो 10,000 का अभी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है पूरा का पूरा, उस 10,000 पे 10% इंटरेस्ट रेट से कितने महीने का आप कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट? जुलाई में आपने पेमेंट कर दिया था, तो जुलाई में 10,000 आपका अमाउंट आउटस्टैंडिंग है 31 जुलाई को, तो जुलाई के आगे से गिन लो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 8 मंथ्स। ठीक है, तो 8/12 कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 10% इंटू 8/12, ये हो जाएगा आपका 667। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 31 मार्च 2021 को हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? टू बैलेंस CD, देखो क्लियरली 10,667 होगा, 10,000 का प्रिंसिपल अमाउंट बचा हुआ है देने का और 667 का इंटरेस्ट। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, टोटल करो यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 22,233 प्लस 667, ये हो जाएगा 22,900। इसमें से माइनस कर दो 12,000,
233, तो ये हो जाएगा 10,667। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब 1 अप्रैल 2021 को नया साल शुरू होगा, तो क्लोजिंग बैलेंस जो था ये क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,667। अब अगली इंस्टॉलमेंट कब ड्यू हो रही है, 31 जुलाई को। ठीक है, तो 31 जुलाई का 8 महीने का तो हम निकाल चुके हैं, बाकी बचे हुए महीने का हम यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू कर लेते हैं। तो 31 जुलाई 2021 जो हमारी पहली इंस्टॉलमेंट जानी है, देखो मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखाया था, पहली इंस्टॉलमेंट हमारी जानी है 31 जुलाई 2021 को, एंड दूसरी 31 जुलाई 2022 को, एक साल बाद। तो 31 जुलाई 2021 तक का इस साल कितना इंटरेस्ट ड्यू हुआ, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 10,000 इंटू 10/100 इंटू 4/12। ठीक है, 8 महीने का आप यहाँ ड्यू कर चुके हो, बचे हुए 4 महीने का यहाँ ड्यू कर दोगे, तो इस तरह से पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट आपका ड्यू हो जाएगा। ठीक है, तो 10,000 पे 10% इंटू 4/12 ये कितना हो जाएगा, 333। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करोगे 31 जुलाई 2021 को टू बैंक अकाउंट। तो 2 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप पे करने जा रहे हो, कितना पे करोगे, 5,000 रुपये तो प्रिंसिपल का अमाउंट, जो 10,000 में से 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट देनी थी, तो 5,000 प्रिंसिपल का अमाउंट हो गया, प्लस 667 जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ है 8 महीनों का, प्लस 4 महीनों का 333। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5,000 प्लस 667 प्लस 333, तो ये हो जाएगा 6,000। तो 6,000 रुपये आपकी पहली इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली अब क्या होगा आगे, 31 जुलाई में आपकी पेमेंट हो गई 5,000। ठीक है, अब इसके बाद बचे कितने, अगले 5,000 बचे। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन इंटरेस्ट का मीटर बचे हुए 5,000 पे घूमेगा, कब, 31 मार्च आ जाएगी जब, तो 31 मार्च 2021। इसको बिल्कुल टाइमलाइन की तरह सोचोगे तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, क्योंकि 31 जुलाई को डेथ हो रही है, इसलिए मिड ऑफ द पीरियड में डेथ हो रही है, इसलिए आपको थोड़ा आधा आधा कैलकुलेट करना पड़ रहा है पूरे एक साल का, क्योंकि हम एक साल 31 जुलाई से वैसे काउंट करेंगे एनुअल इंस्टॉलमेंट के लिए, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड तो 31 मार्च को खत्म होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको 2 टुकड़ों में एक साल का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ रहा है। अब अगले 5,000 पे, ये पहला 5,000 तो आपने दे दिया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अब अगला 5,000 जो बचा है उस पर आपको इस टाइम के लिए इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो 31 जुलाई को हमने 5,000 दे दिया, बचा कितना, 5,000, तो 5,000 पे 10% से निकालो, कितने महीने का, 31 जुलाई को आपने 5,000 दिया, उसके बाद बचे कितने, 5,000, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, अगेन 8 मंथ्स, तो 8/12, तो 5,000 रिमेनिंग जो थे उस पर 10% से 8 महीने का इंटरेस्ट निकल जाएगा, दैट इज 333। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा हमारा कितना, 5,000 का प्रिंसिपल अमाउंट बचा हुआ है और इंटरेस्ट बचा है 333। ये हो जाएगा आपका 2022 31 मार्च 2022 टू बैलेंस CD। ये आपका अकाउंटिंग ईयर क्लोज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा, 10,667 प्लस 333 प्लस 333 11,333 में से 6,000 गया तो कितना बचा, 5,333। समझ में आ रहा है। तो ये आपका दूसरा साल भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2022 को। ठीक है, तो ये हम क्लोजिंग बैलेंस को बना लेते हैं ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना हो जाएगा, 5,333। ठीक है, और यहाँ पर हम
नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 जुलाई 2022 को ड्यू कर देंगे, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होने वाली है। तो तब तक के लिए इंटरेस्ट निकाल लेते हैं बाय इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। तो 5,000 जो बचा हुआ प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर 10% से आप 8 महीने का इंटरेस्ट तो ड्यू कर चुके हो। बचा कितना इस अकाउंटिंग ईयर में? अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का बचा, तो 4/12 कर दोगे। तो 5,000 इंटू 10% इंटू 4/12 कितना हो जाएगा? 167, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी सेकेंड इंस्टॉलमेंट हम पे कर देंगे 31 जुलाई 2022 को टू बैंक अकाउंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो जाएगा कितना? 5,000 का प्लस 8 महीने का इंटरेस्ट 333 प्लस बचे हुए 4 महीने का इंटरेस्ट 167। तो इस तरह से पूरा 1 साल का इंटरेस्ट आ गया, 12 महीने का इंटरेस्ट आ गया। तो 5,000 प्लस 333 प्लस 167 कितना हो गया? 5,500। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये हो जाएगा टोटल 5,500 और यहाँ पर ये हो जाएगा टोटल 5,500। तो पूरा एग्जीक्यूटर का अकाउंट सेटल हो गया। समझ में आ रहा है? तो जेड्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट एक बार जल्दी से देख लो, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। अब बस ये इंटरेस्ट ड्यू करने वाली और इंस्टॉलमेंट पे करने वाली जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको पूरा इसी क्वेश्चन में सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें एक साथ ही देख ली, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही क्वेश्चन में कवर हो गए। चलो, तो यहाँ तक हमने कर लिया था एग्जीक्यूटर अकाउंट में। देखो ध्यान से, पेमेंट तक, ठीक है। अब जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उन सबकी जर्नल एंट्रीज करते जाते हैं। तो 31 मार्च को आपका इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, 2021 साल स्टार्ट हो रहा है, 667 इंटरेस्ट ड्यू कर रहे हैं हम। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर साल स्टार्ट हो जाएगा 2021। 2021 में अभी तक 2020 की एंट्रीज चल रही थी, अब 2021 में मार्च 31 को आप क्या एंट्री कर दोगे? इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री। तो डायरेक्ट एंट्री कर देते हैं हम, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जेड्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। कितना? 67, तो 667। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बीइंग इंटरेस्ट ड्यू एट द रेट 10% फॉर 8 मंथ्स, ठीक है। तो 8 महीनों के लिए जो इंटरेस्ट ड्यू किया था हमने 667, ये हमने लिख दिया। समझ में आ रहा है? तो 31 मार्च की एंट्री हो गई। इसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्ट आपका कब ड्यू हो रहा है? देखो 31 जुलाई 2021 में 333 का, अगले 4 महीने का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जुलाई 31, 2021 में अगेन इंटरेस्ट ड्यू हुआ, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जेड एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ये हो जाएगा 333 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन रिमेनिंग अमाउंट एट द रेट 10% फॉर 4 मंथ्स, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी इसके बाद? इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने की, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? वही जेड्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना टोटल पे किया था आपने? 6,000। तो बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू एग्जीक्यूटर पेड विथ इंटरेस्ट।
ठीक है। तो जितना अमाउंट ड्यू था उसकी पहली इंस्टॉलमेंट हम दे रहे हैं विथ इंटरेस्ट। तो देखो ये यही वाली एंट्री हो गई। ये 6000 के लिए हमने जर्नल एंट्री क्या पास कर दी, जेड्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टोटल 6000। समझ में आ गया। तो यहाँ तक पूरी एंट्रीज हो चुकी हैं। अब साल शुरू हो रहा है 2022, तो 31 मार्च 2022 को अगेन बचे हुए 8 महीने का हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे 333, ठीक है, रिमेनिंग 5000 पे। तो यहाँ पर इसकी एंट्री कर देते हैं 2022, साल स्टार्ट हो रहा है, ये हो जाएगा मार्च 31। तो यहाँ पर लिख लेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जेड्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, कितना 333, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन द बैलेंस अमाउंट, ठीक है। तो बचे हुए बैलेंस अमाउंट पे हमने 333 का इंटरेस्ट ड्यू कर दिया। समझ में आ रहा है। तो ये वाली एंट्री भी हो गई 31 मार्च 2022 की। इसके बाद नेक्स्ट डेट क्या आ रही है, देखो क्लोजिंग बैलेंस वगैरह आने के बाद हमारी नेक्स्ट डेट इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है 31 जुलाई 2022 को, कितना 167 का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जुलाई 31 इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जेड्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, इंटरेस्ट आप कितना ड्यू कर दोगे 167 का। तो यहाँ पर लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन द बैलेंस अमाउंट, ठीक है। एंड देन आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाएगा जुलाई 31 को, दैट इज जेड एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो देखो कितना पेमेंट कर रहे हो यहाँ पर, 5500 का पेमेंट कर रहे हो विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो 5000 रुपये तो प्रिंसिपल अमाउंट है और बाकी इंटरेस्ट का अमाउंट है 500 रुपये। 500 रुपीज़ जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है वो 8 महीने और 4 महीने पूरे 1 साल का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बीइंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट of amount due to executor paid with interest, ठीक है। तो इसको सेकेंड एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट भी लिख सकते हो, सेकेंड एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू एग्जीक्यूटर्स पेड विथ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आपकी पूरी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। समझ में आ रहा है। अब जल्दी से देख लो पहले हमने क्या क्या सीक्वेंस में पूरा क्वेश्चन किया है, ध्यान से देखो। यहाँ पर पहले एक बार आंसर्स चेक कर लेते हैं। जेड शेयर गुडविल में आ रहा है 7500, बिल्कुल। जेड एक्जीक्यूटर का लोन अकाउंट 10,000 रुपये से पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, समझ में आ रहा है। एंड जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1333 आ रहा है जो हम पीनल सस्पेंस अकाउंट से दे रहे थे। चलिए, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, ध्यान से देखो जर्नल एंट्रीज में। जल्दी से क्विक ओवरव्यू कर रहे हैं इस क्वेश्चन का। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को बांटा, जनरल रिजर्व को बांट दिया, केक आइटम को। देन जो कचरा आइटम था उसको राइट ऑफ कर दिया, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने पूरा प्रिपेयर किया था वर्किंग नोट्स में, जिससे हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट की हमने एंट्रीज की, ठीक है। जितने भी असेट्स आपके कम हो रहे हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे आ जाएंगे, जितने भी असेट्स बढ़ रहे हैं वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। तो यहाँ रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट किया, नेट गेन आया, उस गेन को 2400 को हमने तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। देन नेक्स्ट एंट्री आपकी हो जाएगी गुडविल के एडजस्टमेंट की। तो जेड का शेयर ऑफ गुडविल 7500 आ रहा था, जिसको एक्स और वाई उनके गेनिंग रेशियो 3:2 में कॉम्पनसेट करेंगे। देन शेयर ऑफ प्रॉफिट जेड का टिल द डेट ऑफ डेथ 1333 आ रहा है इस अकाउंटिंग ईयर का, जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू हम उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था, पूरा जेड का कैपिटल अकाउंट बना लिया था और उसका जो टोटल अमाउंट ड्यू आ रहा था वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो आपके कन्वीनियंस के लिए मैं एक ये चीज़ कर देती हूँ कि मैं यहाँ पर पूरा वर्किंग नोट्स मेंशन कर देती हूँ,
ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 में आया है, ठीक है। दैट इज जेड का कैपिटल अकाउंट हमने जो बनाया है वो वर्किंग नोट नंबर 1 है, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2 है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो यहाँ पर जो रीवैल्यूएशन की एंट्रीज हैं यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, तो ये वर्किंग नोट नंबर 2 की एंट्रीज हो जाएंगी। ये भी वर्किंग नोट नंबर 2 की एंट्रीज हो जाएगी, ठीक है। गुडविल हमारा है वर्किंग नोट नंबर 3 एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट है हमारा वर्किंग नोट नंबर 4। समझ में आ रहा है इतना? चलिए, इसके बाद क्या हुआ, हमें बोला गया है कि जो एग्जीक्यूटर अकाउंट का टोटल अमाउंट है, ठीक है, उसमें से 12,233 हम अभी के अभी पे कर रहे हैं उसी दिन। तो जुलाई 31 को हमने जेड के एग्जीक्यूटर अकाउंट को 12,233 से कम कर दिया, मतलब पे ऑफ कर दिया। समझ में आ रहा है इतना? इसके बाद फिर हमने पूरा एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया है, ठीक है, जिसकी पूरी एंट्रीज हमने जर्नल एंट्रीज यहाँ पे पास की है। जब जब हमने इंटरेस्ट ड्यू किया है उसको हमने इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर किया है, ठीक है। एंड जब हमने पूरा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया तो जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट किया है। तो ये आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गई, उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू हुआ 8 महीने 4 महीने का, एंड देन सेकेंड इंस्टॉलमेंट हो गई। समझ में आ रहा है? तो पूरी जर्नल एंट्रीज क्लियर हो गई। सबसे पहले पूरी जर्नल एंट्रीज खत्म की, उसके बाद ये पूरा जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट आ गया। इसमें भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। और फिर वर्किंग नोट्स आ गए जिसमें हमने जेड का कैपिटल अकाउंट बनाया है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, फर्म की गुडविल का कैलकुलेशन किया है और जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा और बड़ा क्वेश्चन था जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो गए हैं। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो जल्दी से पूछ लो। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। करीम, सलीम एंड रहीम वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:4:3। तो 3 पार्टनर्स थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 2019 करीम डाइड। तो किसकी डेथ हो रही है? 1 अक्टूबर को करीम की डेथ हो रही है। मतलब उसने इस अकाउंटिंग ईयर में कितना सर्व किया होगा? अप्रैल से अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ होगा, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर तक उसने सर्व किया और 1 अक्टूबर को उसकी डेथ हो गई, ठीक है। इसका मतलब उसने 6 महीने सर्व किया है फर्म को। तो 6 महीने में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स होगा वो करीम को मिलना चाहिए, करीम के एग्जीक्यूटर्स को मिलना चाहिए। ऑन करीम्स डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 3,50,000। तो फर्म की गुडविल दी हुई है, करीम का इसमें जो शेयर होगा, ठीक है, वो कॉम्पनसेशन देंगे कौन? जो गेनिंग पार्टनर्स होंगे। करीम शेयर इन प्रॉफिट ऑफ फॉर द ईयर of his death was to be calculated on the basis of average profits of last 4 years. The profits for the last 4 years were 1,70,000, 1,30,000, 1,90,000 and 1,10,000. तो क्या बोल रहे हैं? करीम का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो हमें पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज निकालकर उसको प्रोपोर्शनेटली पीरियोडिक बेसिस पे हमें निकालना पड़ेगा। The total amount payable to Kareem's executors on his death was 7,35,000. तो यहाँ पे आपकी मेहनत उन्होंने डायरेक्टली बचा दी। आपको क्या बोला गया है कि टोटल अमाउंट जो करीम के एग्जीक्यूटर्स को पे करना है, जो अमाउंट ड्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है? 7,35,000, ठीक है। तो सारे एडजस्टमेंट के बाद जो उसके एग्जीक्यूटर्स का टोटल अमाउंट ड्यू आ रहा है वो आ रहा है 7,35,000। इट वॉज पेड ऑन 15 अक्टूबर 2019 और इस अमाउंट को हमने पे कर दिया 15 अक्टूबर 2019 को। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स बना लेते हैं इसके, और उसके बाद फिर हम जर्नल एंट्रीज कर लेंगे। चलिए, तो वर्किंग नोट्स में सबसे पहला वर्किंग नोट हो जाएगा हमारा गुडविल का। तो फर्म की गुडविल कितनी दी हुई है? देखो ध्यान से, फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू 3,50,000 दी हुई है। अब इसमें करीम का शेयर कितना होगा? तो करीम्स शेयर इन गुडविल $3,50,000 का कितना हिस्सा हो जाएगा? देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पर 3:4:3 है, ठीक है। तो 3 + 4 7 + 3 10। तो यहाँ पर करीम का शेयर कितना हो जाएगा? सॉरी 3/10 हो जाएगा, ठीक है। तो 3/10 करीम का शेयर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 3/10 से।
तो 3,50,000 की गुडविल में 3/10 हिस्सा जो है वो करीम का होगा, दैट इज़ 1,05,000। तो ये 1,05,000 इसको कौन कॉम्पनसेट करेंगे? रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो यहाँ पर रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है? सलीम और रहीम। इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो क्लियरली जो इनका एग्जिस्टिंग बचा है 4:3, यही इनका क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो, और यही इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सलीम और रहीम का गेनिंग रेशियो हो जाएगा 4:3, जिस रेशियो में ये दोनों कॉम्पनसेशन देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो रहीम की स्पेलिंग ये है, डबल ई लिखी है इन लोगों ने, तो हम भी वही लेंगे। चलो, तो 1,05,000 का 4/7 सलीम कॉम्पनसेशन देगा, दैट मीन्स 60,000, एंड 3/7 दैट इज 45,000 रहीम कॉम्पनसेशन देगा। समझ में आया? चलो, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? साइड बाय साइड हम जर्नल एंट्रीज भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेट क्या डालेंगे हम जिस दिन करीम की डेथ हो रही है? दैट इज़ 1 अक्टूबर 2019, 2019 अक्टूबर 1। ठीक है, यहाँ पर गेनिंग पार्टनर्स सलीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू करीम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो करीम को कितना मिलना है? यहाँ पर 1,05,000 मिलना है, और सलीम और रहीम कितना कितना देने वाले हैं? 60,000 और 45,000। चलो, तो इतने से इनके कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। 60,000 सलीम के कैपिटल अकाउंट से रिकवर करेंगे, 45,000 रहीम के कैपिटल अकाउंट से रिकवर करेंगे, और करीम को दे देंगे हम टोटल गुडविल का कॉम्पनसेशन 1,05,000। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री हो गई, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल ऑफ डिजीज्ड पार्टनर एडजस्टेड। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गई गुडविल की। चलिए, नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है? शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालना है? हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, पहले ये एवरेज प्रॉफिट लेना है पिछले 4 साल का। ठीक है, और फिर उसके बेसिस पे हम प्रपोर्शनेटली निकालेंगे करीम का शेयर। तो यहाँ पर सेकेंड वर्किंग नोट हो जाएगा हमारा, करीम्स शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू, सबसे पहले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट देखो कितना कितना आ जाएगा? 1,70,000, 1,30,000, 1,70,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,90,000 एंड प्लस 1,10,000 प्लस 1,90,000 प्लस 1,10,000। ठीक है, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट जो है वो आपका एक एनुअल प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पे करीम ने सिर्फ 6 महीने सर्व किया है। ठीक है, 1 अक्टूबर की को उसकी डेथ हो रही है, तो 6/12 आपको प्रोपोर्शनेटली 6 महीने का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। उस 6 महीने के प्रॉफिट में से वो तीनों पार्टनर्स का होगा, उसमें से करीम का शेयर कितना होगा? 3/10। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1,70,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,90,000 प्लस 1,10,000 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट 1,50,000। इसको करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 6/12, तो 75,000 आ गया आपका 6 महीने का प्रॉफिट। उसमें 3/10 हिस्सा किसका हो जाएगा? करीम का, तो दैट इज़ 22,500। तो करीम का शेयर जो प्रॉफिट में है उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। इसके लिए हमें क्या एंट्री करनी होगी? भाई अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एंट्री कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट,
करीम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 22,500 उसके कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिजीज्ड पार्टनर credited to his capital account। आ गया समझ में इतना, ठीक है। तो यहाँ पे गुडविल का एडजस्टमेंट भी हो गया, प्लस हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी कर दिया। तो करीम्स शेयर ऑफ गुडविल 1,05,000 आ गया, करीम्स शेयर ऑफ प्रॉफिट 22,500 आ गया। अब अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली सारे एडजस्टमेंट्स के बाद करीम के कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो उसकी एंट्री क्या कर देंगे, करीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करीम्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, कितना हो जाएगा ये 7,35,000। तो टोटल अमाउंट ड्यू जो आ रहा था करीम का उसको उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। बीइंग अमाउंट ड्यू टू करीम ट्रांसफर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। समझ में आ गया इतना? चलिए अब इसके बाद क्या बोला गया है, बस एक लास्ट लाइन हमारी जो बची हुई है, इट वॉज पेड ऑन 15 अक्टूबर 2019। तो जो एग्जीक्यूटर अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र किया अमाउंट उसका पेमेंट हमने 15 अक्टूबर को कर दिया है। चलो तो उसका सीधे डायरेक्ट पेमेंट की एक एंट्री और कर देते हैं। तो 1 अक्टूबर तक की सारी एंट्रीज क्लियर है, बस लास्ट एंट्री हमें करनी है। यहीं पर हम पेमेंट की एंट्री कर देंगे अक्टूबर 15। करीम्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 7,35,000 7,35,000। तो पूरा अमाउंट हमने 15 अक्टूबर को पे कर दिया। बीइंग अमाउंट ड्यू टू एग्जीक्यूटर्स पेड, ठीक है। तो सारी जर्नल एंट्रीज क्लियर हो गई। तो क्लियर है ये क्वेश्चन। चलो तो शुरू से देख लो ये क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमें पूरे एडजस्टमेंट करनी थी गुडविल की, ठीक है। तो गेनिंग पार्टनर्स कॉम्पनसेशन दे रहे हैं डिजीज्ड पार्टनर को। डिजीज्ड पार्टनर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। फिर टोटल हमें दे दिया गया कि करीम के एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट ड्यू है, तो उसके कैपिटल अकाउंट से उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। एंड देन 15 अक्टूबर को उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट को हम पूरा पे ऑफ करके ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हमारी लाइबिलिटी थी, जो लोन था जो हमें एग्जीक्यूटर्स को देना था, वो हमने पूरा पे ऑफ कर दिया 15 अक्टूबर को, ठीक है। और ये हम हो गए हमारे वर्किंग नोट्स, फर्म की गुडविल का वर्किंग नोट और करीम का शेयर इन प्रॉफिट का नोट। क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। चलिए, तो आई होप आज हमने क्लास में जो भी क्वेश्चंस कवर किए हैं आपको अच्छे से समझ में आया है। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। बाकी के जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स। स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।